हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रमोद रंजन और आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और ये क्लास दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे पहले पहला क्लास का अगर आपने नहीं देखा है पहला क्लास तो पहला क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो @PCMHelp30 लिख करके अपने जो है टेलीग्राम चैनल में सर्च करें, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो ये मोटिवेशनल कोट है, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो गाइस आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। तो एटॉम की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। आवेश इसका क्या होता है? शून्य होता है। कण इसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 3 कण, ये बेसिक 3 कण होते हैं। और इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और जो है एटॉम की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का होता है, ऋणात्मक आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, 19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, लेकिन ये प्लस का आवेश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है हमारे पास कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है? ये देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है निगेटिव नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, मतलब शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती और सदा धनात्मक होती है। देखिए निगेटिव तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु समाप्त हो जाएगा। शून्य भी कभी नहीं होता है, इसीलिए ये गलत हो गया। कभी धनात्मक नहीं होती यानी ऋणात्मक तो होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है, सदा धनात्मक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। ठीक है, मतलब कि किसके विपरीत कार्य करता है। तो ये सवाल जो है RRB 2016 में पूछा गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 होता है। देखिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 2 होता है। देखिए ये होता है कक्षा, सेल बोलते हैं, K, L, M और N। तो ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। और इसका जो परमाणु भरने का जो क्रम होता है वो 2n² का होता है। तो अगर पहला कक्षा में हम देखें तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर दूसरे कक्षा की बात करें तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। दूसरे कक्षा में कितना होता है? 8 होता है। तीसरे कक्षा की बात करें तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18। यहाँ तीसरी कक्षा में क्या होता है? 18। इसी तरह से चौथे कक्षा की अगर बात कर लें, K, L, M, N की अगर बात कर लें तो 4 रखेंगे, 4 चौके 16 और 2 ना 32, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है कक्षा में जो है, और एक उप कक्षा से लिखा जाता है। एक कक्षा होता है KLMN और एक उप कक्षा होता है SPDF। ठीक है, तो SPDF के अनुसार S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। तो SPDF के अनुसार पहले 1s में 2 होता, S वाले में 2 होता है, P वाले में 8 होता है, D वाले में 10 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला में ये देखिए 2 8, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि दूसरा में भी जो है पहले क्या होगा? 1s होगा, 2s होगा, फिर 2p होगा। ठीक है, तो 1s 2s फिर 2p, तो 2 8 8 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए नहीं है? देखिए धातु क्या होता है? धातु जो रिएक्ट करता है,
तो रिएक्ट कब करेगा, जब इसके बाह्यतम कक्षा में, ये इसको बाह्यतम कक्षा बोलते हैं, ये जो अंत वाला जो सेल है, ये जो अंत वाला सब सेल है, ये वाला बाह्यतम कक्षा बोला जाता है। देखिए धातु उसे कहते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 8 है, तो ये तो सब गलत हो गया। ठीक है, 4 से कम होते हैं या 4 होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी आंसर देखते हैं, देखिए डी आंसर है। अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए ये है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पर 2 पूरा फिल हो गया। जब पूरा फिल हो जाता है तो उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिथियम का 3 है, तो पहले ये 2 को फिल हो जाएगा, उसके बाद से इसको हुड का नियम बोलते हैं, और उसके बाद से एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहाँ। तो देखिए अगर ये चूँकि ये स्थिर नहीं है इसलिए एक्टिव है, ये रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा भर गया तो एक रिएक्टिव नहीं है। ये यहाँ देखिए यहाँ पर ये भी एक्टिव है, ये भी क्रिया करेगा, ये भी क्रिया करेगा, ये भी क्रिया करेगा, ये भी क्रिया करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये 10 वाला में पूरा फिल हो गया है तो इनर्ट गैस हो गया है। तो जिसके जो है बाह्यतम कक्षा पूरा फिल हो जाता है उसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और जो है न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो यहाँ पर मेसॉन की खोज पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूकावा ने मेसॉन की खोज की थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। तो देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही कक्षा में एक ही सेल में जब घूमते हैं, ठीक है, तो वो विपरीत चक्रण करते हैं। एक इस तरह से घूमता है तो एक इस तरह से घूमता है, तो विपरीत चक्रण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है। जैसे कि परमाणु द्रव्यमान अगर A को हम लिखें, अगर हम A को लिखें यहाँ पर, ये A हो गया, A इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर P लिख दें और प्लस N लिख दें, प्लस क्या लिख दें? N लिख दें, तो देखिए जितना ये P होता है उतने ही E होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमसे क्या पूछा गया? परमाणु संख्या Z है, परमाणविक संख्या क्या है? Z है, और द्रव्यमान संख्या A है। तो P और E, जितना P बराबर E बराबर Z होता है, बराबर Z होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो P बराबर E बराबर Z, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर Z ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। परमाणु अविभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि परमाणु के किसी बाह्यतम कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो अभी हमने बताया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग ने कहा था कि यदि 2 सूक्ष्म कण जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के वेग और स्थिरता दोनों के मान को हम साथ में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसी को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? देखिए इस प्रकार का जो है प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो देखिए एक पूछा जाता है कि किसी तत्व का गुण किस पर निर्भर करता है। तो जब केवल गुण पूछा जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। लेकिन जब रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुण पूछा जाएगा तो चूंकि ये रिएक्शन वाला हो गया, अब रिएक्शन वाली बात हो गई, तो जब रिएक्शन वाली बात आएगी तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से होगा, अगर पूरा फिल है संयोजी इलेक्ट्रॉन पूरा स्थिर है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो रासायनिक प्रकृति उसकी क्या होगी? उदासीन हो जाएगी। तो रासायनिक प्रकृति किस पर डिपेंड करेगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। जबकि अगर गुण पूछे, तत्व का गुण पूछेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पर करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। इससे हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।